बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेट सलीम के साथ। व्हील चेयर पर बैठकर इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर उनको कोई दर्जन भर केसेस थे जिनमें उनको जमानत भी मिल गई। यह तो थी रूटीन की कार्रवाई, लेकिन जो बातें उन्होंने सहाफ़ियों से की इस पेशी के दौरान, अपनी हाजिरी के दौरान, वो बहुत अलार्मिंग है। 3 ऐसी चीज़ें उन्होंने कही जिसके ऊपर 3 अलग अलग शोज बनते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें हैं कि मुझे इसी शो के अंदर उसको समेटना है। सबसे पहले तो उन्होंने जनरल बाजवा को गंदा करने के चक्कर में अपने खिलाफ एक चार्जशीट दे दी। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, जो एक इंकशाफ उन्होंने सबसे पहला किया, कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो जनरल फैज नहीं बल्कि जनरल फैज से भी ऊपर से आया था। अब जनरल फैज साहब के ऊपर तो जनरल बाजवा थे, तो पता नहीं डायरेक्टली जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं लिया। खैर, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि उस वक्त के जो वजीर आजम थे, जो कि इमरान खान हैं, जो कि अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो रेफरेंस बनाने का कहा गया था वो जनरल फैज नहीं बल्कि उनके ऊपर से ऑर्डर आए थे। तो कैसे वजीर आजम थे जो कि एक जनरल से ऑर्डर ले रहे थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के ऊपर एक बायस्ड रेफरेंस बनाने के लिए? इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर जज सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में, क्योंकि वही आइन की और कानून की तशरीह करते हैं। बात यहाँ नहीं रुकी। जो दूसरा उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया वो था कि जी टैंकों के अंदर जो तेल है उससे मुतालिक एक सवाल किया गया इमरान खान साहब से, और उसके जवाब में इमरान खान साहब ये दावा कर बैठे कि हाँ, ये बात तो मुझे भी जनरल बाजवा ने बताई थी, और जब जनरल बाजवा मुझे ये बात बता रहे थे बकौल इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हैरान परेशान था कि भाई ये किस तरह का आर्मी चीफ है। अब इमरान खान साहब, आप तो जनरल बाजवा साहब की ब्रीफिंग सुन के मुबैना तौर पर बकौल आपके हैरान परेशान हो गए कि वो कैसा आर्मी चीफ है। मुझे तो आपका ये बयान सुन के हैरानगी और परेशानी हो रही है कि आप किस तरह के वजीर आजम थे कि अगर आपको एक जनरल, एक आर्मी चीफ बता रहे हैं कि भाई टैंकों में तेल नहीं है या पैसे नहीं है उसके, तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी थी कि तेल प्रोवाइड करना। और अगर आपने तेल प्रोवाइड किया था और अगर जनरल बाजवा वो तेल पी गए हैं तो इसकी इंक्वायरी करना भी तो आपका काम था। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा हौलनाक है जो इमरान खान साहब ने कही, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है कि इमरान खान साहब ये इकरार कर बैठे होशो हवास में कि हाँ, हम लेकर के आए तालिबान को, हमें पता था कि तालिबान आ रहे हैं और हमने खुद उनको पाकिस्तान के अंदर एंट्रेंस दी ताकि हम उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकें। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर हमारी हुकूमत चली गई और पीडीएम की हुकूमत आ गई। ये सब चीजें अपने आप में ना जनरल बाजवा के लिए, ना जनरल फैज के लिए, बल्कि खुद उस टाइम के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट है। ये चार्जशीट इमरान खान साहब ने क्यों दी है खुद अपने खिलाफ, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, और अब से थोड़ी देर में हमें शहला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले आलिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो आज इमरान खान साहब ने एक चार्जशीट दे दी, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूँ मुझे तो लग रहा है कि दिस इज हॉरिबल, कि यही तो पीडीएम कहती है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान, इन तीनों का एक नेक्सस था जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो भी इन तीनों ने मिल करके एक गेम रचाई उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तालिबान की बात को ले लीजिए, टैंकों वाली बात को ले लीजिए, काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस वाली बात को ले लीजिए, हर चीज का इकरार इमरान खान साहब खुद कर गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हम प्रोग्राम इमरान खान से शुरू क्यों करते हैं और इमरान खान पे ख़त्म क्यों करते हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब के अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पर हमें बात करनी चाहिए थी, और मुझे ये लगता है कि सारे मीडिया को इमरान खान के पीछे लगाकर हम असल इशू से तो वैसे ही हट गए हैं। मुझे ये बता दें, क्या आज पाकिस्तान का जो मुकदमा है कश्मीर के लिए, वो क्या आज पाकिस्तान हार गया है? क्या आज पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि 370 आर्टिकल एंड 35A पर भारत का हमने मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है? क्या हमने आज ये मान लिया है कि जिसके नाना ने वहाँ बांग्लादेश से पहले 1971 के अंदर शिमला मुआहदा किया था और जिसकी मदर ने यहाँ कश्मीर हाउस का बोर्ड हटाया था और जहाँ पर यह कहा गया था कि हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो मिलिटेंट्स हैं और मिलिटेंसी कार्रवाइयाँ करें, और जिनके अब्बा हजूर ने बाद में US में जाकर हमारे मुजाहिदीन को यही कहा था कि ये मिलिटेंट्स है, आज क्या वो कश्मीर का सौदा करने इंडिया
पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका। जिस वक्त उनका जहाज जो है ना, फिजाइया का जहाज वहां पर इंडिया की हदूद में दाखिल हुआ था ना, तो उसी वक्त हमें यह पता चल चुका था कि आज हमने कश्मीर प्लेट में रख के इंडिया को दे दिया है। अब वहां वो बैठकर सख्त तकरीरें करें या किसी को भी बातें सुनाएं, यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम के बताने के लिए सिर्फ इतना है कि आज मुल्क का वजीर आजम, जहां पर अवाम के लिए आटा खाने के लिए आटा मौजूद नहीं है, यानी वो कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वो सालगिरह मनाने हो, ताजपोशी करने हो, मरना मराना हो, वो सब कुछ करने वो लंदन पहुंच जाते हैं। अब आज तो मैं कल शो कर चुकी कि शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। मुझे आप ये बता दें आपकी बात क्या टैंकों में तेल के पैसे नहीं थे? क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप लोगों ने जानबूझकर रिहैबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान में एंट्रेंस दी? देखिए मैं दो तीन बातें, मैं इसीलिए मैंने अपनी बात पहले वही पूरी की, अब मैं आपकी बात पर आने लगी हूँ। अब आप मुझे ये बता दें, आज तक तो ये सारा कुछ, मतलब मैं ये यहाँ से हामिद मीर से शुरू हूँ, तो क्या मुझे बताया हामिद मीर और वो जो 25 एंकर्स बुलाकर बाजवा साहब ने ये बात उनको नहीं बताई थी या नहीं बताई थी कि हमारे टैंकों के लिए हमारे पास पेट्रोल नहीं है। और मुझे अफसोस यही हुआ था कि ISPR ने वहां पर बात की थी, तो हम एक मिनट मुकदमा पेश करने दें। आप करें मुकदमा पेश, मैं आप ही के साथ हूँ। हामिद मीर को बताई हो, नसीम जहरा को बताई हो, इस समेत 10 और एंकर्स को, 50 और एंकर्स को बताई हो, मैंने उसके ऊपर शो नहीं किया। लेकिन जब मुझे मेरे साबिक वजीर आजम एक अदालत में खड़े होकर के कहेंगे कि जनरल बाजवा ने उनको ये बात बताई थी और मेरा वजीर आजम हाथ पांव बांध करके चुप करके उस टाइम के जनरल बाजवा आर्मी चीफ की बातें सुनेगा, तो सर मैं फिर उसके ऊपर सवाल उठाऊंगी। तेल क्यों नहीं था? मैं आप मुझे बताइए, आपकी जिम्मेदारी थी। आपने पहले भी इतना लंबा इंट्रोडक्शन, देखिए आपने पहले, देखिए एक मिनट बीनेश, आपने पहले भी इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, जरा मुझे तो इसका जवाब देने दे। आपकी वही वाली बात आपने रिपीट कर ली है। मैं आपसे यही तो सवाल कर रही हूँ, जब जनरल बाजवा ने कहा टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है, तो हमने जाकर पूछा एयर चीफ से क्या जहाजों के लिए भी पेट्रोल मौजूद नहीं है? उन्होंने कहा हाँ मौजूद है। तभी फिर हमने 2 जहाज गिरा दिए इंडिया के। यही फर्क है इमरान खान में जो, और अब की हुकूमत जो बैठी है, जो आलू प्याज टमाटर के लिए यहाँ पर प्लेट में रखकर इंडिया को यानी कि आलिया आप ये कह रही है कि जनरल बाजवा ने झूठी ब्रीफिंग दी, उन्होंने झूठ बोला, तो हटा देते उनको। देखिए मेरी एक बात सुन ले, क्यों बनाए रखा? एक सेकंड, एक मिनट बीनेश, मुझे 1 मिनट ना, मैंने 3 बातों का जवाब देना, जरा मुझे जवाब तो दे दे। इसलिए मैं कह रही हूँ ना आवाम को समझ में आएगी ना आपको समझ में आएगी। अगली चीज आएगी इसराइल के ऊपर। यही 2 चीजें तो हम कहते थे कि इमरान खान की आपको पसंद नहीं है। कल तक जिस पर लगाते थे कि वो कश्मीर बेचने लगा है, इसराइल से अपने टर्म्स बनाने लगे, आज पता ये चला कि उसको हटाने के पीछे ये सारी बातें थी, क्योंकि आपके मुल्क के जनरल साहब जो हैं वो तो ये सारे काम कर रहे थे ऑलरेडी। वो तो बुलाकर ये टाइज भी करना चाहते थे, जो आज उनके रिजीम चेंज के लाए हुए और जो बकौल जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, जो इंटर्नी है इस वक्त टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो वही सारे काम कर रहे हैं जो इसी रिजीम चेंज की वजह से, जो खान साहब को निकालने का सबब थे। अब आप आ जाएं, जो ये बात आप कर रही हैं, जनरल बाजवा, जनरल फैज हो गए, साकिब निसार हो गए, जो भी हो गए और जो भी बंदा हो गया, ये हुकूमत बैठी है ना, बनाए ना। आज के जाएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर जाकर कहें हमने जनरल फैज पे मुकदमा चलाने, हमने जनरल बाजवा पे मुकदमा चलाने। उन्होंने जो किया है, इन्होंने जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें बैठकर कहा, और खुद इन्होंने कहा कि हमारा जो मिसट्रस्ट था, जो हमारी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट थी, वो 1 मिनट नहीं, मुझे इस पे बात पूरी करने दें, एस्टेब्लिशमेंट थी, हमें उनकी अफगान पॉलिसी के ऊपर एतराज था। आपने अफगान पॉलिसी के ऊपर एतराज को दूर किया, क्योंकि उस वक्त की अफगान पॉलिसी बाजवा साहब और जनरल फैज बना रहे थे। तो हमने तो ये नहीं कहा, तब जब सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर बिलावल जरदारी भी शामिल थे, उस मीटिंग के अंदर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शामिल थे, उस पे राना सनाउल्लाह की ट्वीट भी मौजूद है। तब तो ये बाजवा साहब की ब्रीफिंग पे और जनरल फैज की ब्रीफिंग पे बंगड़े डाल रहे थे। वहां पर आपका जो ऑपोजिशन लीडर है वो आधा घंटा 7-अप की बोतल लेकर बाजवा साहब के आगे खड़ा हुआ था, समझ गए मैं, बड़े बोले हैं इमरान खान साहब, उनके गोल गोल चक्कर लगा रहे थे कि किसी तरह वजीर आजम बना दिया। अभी जो खान साहब ने
एक मिनट मुझे लास्ट बात करने दे। अभी जो खान साहब ने ये बात की है, खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब के मैं एग्जैक्ट बात बता दूं, हमारे मुज़ाकरात टीटीपी से नहीं हो रहे थे, हमारे मुज़ाकरात नई अफगान हुकूमत से हो रहे थे। टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही थी। तेल वाली बात बता दें एग्जैक्ट क्या कहा है, क्योंकि मैंने वो बातें चलाई भी हैं। टैंकों में तेल वाली एग्जैक्ट बात यही बता रही हूं। और जनरल बाजवा ने कहा था कि हमने इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। मुझे ये बता दें, एक तरफ जब ये टीटीपी के मुज़ाकरात और वजीरिस्तान में जो चीजें हो रही होती हैं और ये सारी चीजें होती हैं, ये जब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं, और आज भी जो भी इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर ब्रीफिंग, उसकी पॉलिसी अब के करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजी आईएसपीआर और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बना रहे हैं। और उसके बाद मुझे आगे जाने की मैंने मान लिया भाई, बताया जाता है, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है। मैं तो कह रही हूं बहुत बोले हो सकती हैं। सारा कुछ किया ही बाजवा साहब और जनरल फैज ने, बहुत बोले हैं इमरान खान भाई। बोले तो ये भी है, बोले तो ये भी है जो ये कह रहे थे कि जी हमारी नहीं बोले तो ये नहीं देखे, बोले तो ये भी है कि मरियम नवाज ने कहा था कि हमारी तो हुकूमत ही नवंबर के बाद शुरू हुई थी। ब्रिगेड साहब, ये हामिद मीर साहब हो, उसके बाद नसीम जहरा साहब हो, एंकर्स हो, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स किए हों, उसके बाद साबिक वजीर आजम का ये क्लेम होना हो कि हाँ जी जनरल बाजवा ने बातें की थी, जनरल फैज साहब ने ये बात किया था। बात करें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बात करें। ये गड़े मुर्दों का कोई फायदा नहीं है। गड़े मुर्दों का फायदा ये अगर किसी ने करना है तो ले जाएंगे। ये कब से हो गया कि इमरान खान साहब बोले और वो इम्पोर्टेंट ना हो? आज तो इमरान खान साहब ने लबकुशाई की है, ये गड़ा मुर्दा नहीं है। इमरान खान साहब ने आज बात की है। इमरान खान साहब को तब कहना चाहिए था जब हामिद मीर और नसीम जहरा कह रहे थे, उससे पहले कहते। सिर्फ इतना बता दूं, मेरे लिहाज से ये आज की बात है, चंद घंटे पहले की बात है आलिया। हट रहे हैं और अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रही हैं तो ये पीटीआई का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है। मुझे आगे बढ़ने दें। निकाले ना, लेट्स रैप इट अप एंड गो फॉर द हल। मैं आपको बता देती हूं आलिया, मैं आपको इसका हल बताती हूं। अभी जब मैं ब्रेक लेती हूं ना प्रोग्राम में, आप खान साहब को फोन करें और आप खान साहब से कहेंगे खान साहब आप ना सोच समझ के बोला करें बस, और गड़े मुर्दे ना उखाड़ा करें। ये आप इमरान खान साहब को बोले, इसका हल निकल आएगा। सोच समझ के बोलते हैं, अब असल में उनकी बातें जो एवरेज लोगों के आईक्यू से ऊपर की होती हैं वो समझ में नहीं आती है, फिर हमें समझानी पड़ती है, हम क्या करें। चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मैं जरा थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जा रही हूं, क्योंकि मेरा आईक्यू बहुत एवरेज है, तो मुझे जो समझ आई वो मैंने क्वेश्चन रेज किया। लेट मी हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम द ब्रिगेडियर। अपनी तरफ ले जाए तो मैं इसमें क्या कह सकती हूं, मैं तो जनरल ब्रिगेड साहब, ये एंकर्स का इंकशाफ हो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंकशाफ हो। टैंकों में तेल नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दोबारा री एंटर करना पाकिस्तान के अंदर रिहैबिलिटेशन के लिए, प्लस ऐड कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ऊपर जिस तरह से रेफरेंस फाइल किया गया वो भी पूरी की पूरी प्लानिंग और डिक्टेशन थी। क्या ये जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं ये एंटी बाजवा है, एंटी फैज है, ये एंटी इमरान खान है? और क्या वजीर आजम का काम सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की डिक्टेशन लेना होता है? सर देखें बनीश, ये एक हाईली कंडेमनेबल बात है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कई सीक्रेट्स होती हैं जो आप डिस्कस करती हैं, दे नेवर बिकम पब्लिक, यही आप एक ओथ भी लेते हैं। सेकंड बात ये है कि एक जर्नलिस्ट बात अपनी मर्जी से करते हैं जिसमें 25% ट्रू होता है, बट व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर सेड इट हैज अ सीरियस कॉनोटेशन। अगर आपने बच्चे जनरल बाजवा ने ये जरूर बात की होगी कि हमारे पर इकोनॉमिक क्रंच है, हम शॉर्टेज ऑफ फ्यूल की बात करते हैं, बिकॉज अब 1200 अरब रुपए का जो आपका एक कैप लगी 4 साल से वो हम कर रहे हैं, लेकिन किसी हालत में ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हमारे पास ये बड़ी सीक्रेट चीजें मैं बताना ही चाहता कि हमने कितने महीने का रिजर्व पेट्रोल, एमुनिशन, लॉजिस्टिक, फूड, एवरीथिंग हमने केटर की होती है, वो हम कभी भी नहीं टच करते हैं। ये 24 पूरे साल में बल्कि एवरी ईयर ये रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं। अगर इस्तेमाल होते हैं इमीडिएटली रिप्लेनिश हो जाते हैं। हर गाड़ी में कितना पेट्रोल, कितना टैंक रिजर्व, पीछे रिजर्व कितना, ये सारी कैलकुलेट होती हैं। नंबर 2 बात है कि इस मौके के ऊपर खास पे अगर जर्नलिस्ट ने कहा था एक्स प्राइम मिनिस्टर शुड हैव सेड कि नो इट इज रॉन्ग, आई नो आवर मिलिट्री इज फुली प्रोफेशनली रेडी, कभी कोई ट्रेनिंग की कॉन्फ्रेंस नहीं है और हमने 27 फरवरी 2019 को बड़ा क्लियर बता दिया था इंडियंस को कि हम कितने तैयार हैं, हम क्या कुछ आपके साथ कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया और दुनिया ने देख लिया। इसी तरह आप जब भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन खत्म कर दिए। ये डीजीआईएसपी ने बात की कि पिछली गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी थी जिसमें वो अगर आज उन्होंने खुद क्लियर कर दी, दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। जिसकी आज भी हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये सोचने की बात है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं
जो सोच समझ के की जाती है, इतनी एफर्ट, 80,000 सिविलियन, 8-10 हज़ार हमारे फौजी शहीद हुए, सब सीनियर जंग ऑफिसर ट्रुप शहीद हुए, फिर उनको ये देवर गेनिंग टाइम, वो वापस अंदर आ गए और आके उन्होंने फिर वो काम शुरू कर दिया है। खासतौर पर अमेरिकन जाते हुए वेपन एमुनिशन छोड़ गई, उनके हाथ में लग गया। इस लिहाज से फिर थर्डली बात है कि डर्टी हैरी की, देखें प्लीज फॉर गॉड से हम अपने मुल्क को नहीं पसंद नुकसान पहुंचाए। 5th जनरेशन वॉर में यही दुनिया, यही इंडिया यही कोशिश कर रहा है कि इसको एक्सप्लॉइट करें, फौज और अवाम में जो एतमाद है उसको दूर करें, फौज को कमजोर करें। इराक की, लिबिया की, सीरिया की बात की एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब फौज कमजोर थी, अवाम का एतमाद नहीं था, वहां देखिए उन्होंने अपने अज़ाइम पूरे कर लिए। जहां फौज ने एनिमी के नैरेटिव को डिफीट कर दिया, जिसकी वजह से अब उन्होंने रियलाइज किया किसी तरीके से फौज को और अवाम को दूर करो, फौज को कमजोर करो, अपने अज़ाइम पूरे करो। That is what we should be defeating the enemy. डीजी ISPR ने ये बता दिया है कि टीटीपी को वापस लाने का जो फैसला था ये पिछली हुकूमत का था और ये गलत फैसला था, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने आज इसकी तस्दीक भी कर ली। दैट्स ऑल बताया जाएगा, इमरान खान साहब तस्दीक कर लेंगे, दैट्स ऑल। लाइक कि कोई सजा जजा का कॉन्सेप्ट है, कोई इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट है, कोई पूछा जाएगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट काजी फाइज ईसा साहब वाला केस, उसके रेफरेंस के ऊपर भी काजी फाइज ईसा साहब का जो मौक़िफ़ था वो सही साबित हुआ, नॉट ओनली इन द कोर्ट ऑफ लॉ बल्कि आज अवाम के सामने भी। जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो तो जनरल फैज से भी ऊपर से आया था, तो काजी फाइज ईसा साहब भी तो यही कहते थे। जी देखिए यही बात है कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर को वाइल टॉकिंग ही शुड बी वेरी केयरफुल कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, इट इज नॉट अ चीफ ऑफ मिनिस्टर। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और प्रेसिडेंट के पार्टी के थे ये। अगर ये कहीं कोई डिस्कशन भी थी, डिस्कशन होती है, देन व्हेन इट इज डिसाइडेड इट इज अ गवर्नमेंट डिसीजन। आपने टीटीपी को वापस लेकर आए, इट वाज अ गवर्नमेंट डिसीजन। फौज अपना इनपुट जरूर देती है कि जी ये ऐसे है, ऐसे है, हम ये रिकमेंड करते हैं, बट इट कैन बी ओवररूल्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लाइक कोई काजी फाइज में बात है, ये इस मौके पे ऐसी बातें करने का मैं हमेशा कहता हूँ पीटीए को, इमरान खान को, और मेरी बहन बैठी हुई है आलिया हमजा, देखें ये चीजें सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। आप जो मर्जी बोले पीडीएम को, पीएमएलएन को, पीएमएल व्हाटएवर दे टेल देम, आई से डोंट ड्रैग मिलिट्री इनटू दीस इश्यूज। अब अगर फाइनली खुद एक्सेप्ट कर लिया फौज ने हमारी गलतियां थी, नाउ वी हैव डिसाइडेड नॉट टू बिकम पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल वेंचर, तो अभी आप सियासी लड़ाई करें। देखिए कितनी इमचोरिटी, क्या आप सियासतदान बैठ कर अपने मसले हल कर रहे हैं, किस तरीके से क्या चल रहा है। आपने कोर्ट्स को भी एम्बैरेस कर दिया और पॉलिटिशियन भी आवाम को नहीं बता रहे। आवाम को पता चल रहा है कि हमारे पॉलिटिक्स की क्या वर्थ है, क्या इनका मेंटल प्रोग्रेस है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक टर्मोइल है। और एक चीज, उसका एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है, और ब्रिगेड साहब की बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि आई रियली फील बैड फॉर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये बातें आज ही इमरान खान साहब ने की हैं और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं, और जो भारतीय मीडिया है वो ये तमाम बातें बिलावल भुट्टो से पूछेंगे। सब आप ये देखें और ये सोचें कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो वहां पर क्या जवाब देंगे। तो हमने उनको एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। ये सिर्फ बात पाकिस्तान की आवाम की नहीं है, इंटरनेशनली भी ये पाकिस्तान के इमेज की है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे आज सीधी बात जोन में ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आलिया हमजा, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो भारत गए हैं, आपका ये मानना है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप कह रही हैं तो पीटीआई का भी ये मानना है कि उनको भारत नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं, और फॉरेन मिनिस्टर का तो काम ही यही है कि अपने नेबर्स को एंगेज रखे इन अ पॉजिटिव वे रादर देन क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी। मुझे सिर्फ मेरा इतना सवाल है कि अगर यही दौरा शाह महमूद कुरैशी ने किया होता तो आई विश के मीडिया के सारे सेगमेंट्स यही मुझे सुना रहे होते। बिल्कुल करते हैं, इमरान खान ने रोका था? कुछ भी नहीं किया था। इमरान खान ने एक ट्वीट करके सिर्फ 1 सेकंड, आज तक मैं उस ट्वीट को सुनती आई हूँ और हमेशा मुझे यही कहा गया कि आपने मोदी को इलेक्शन से पहले विश क्यों किया था। हालांकि खान साहब का यही लगता था कि शायद वो ये लर्न करे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टर्म्स अच्छे हो जाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैंने तो एक पूरी केस स्टडी आपके सामने रख दी है और पूरी उस खानदान की हिस्ट्री भी आपके सामने रख दी है, और मुझे ये बता दें कि ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी हो सकता था। और उसके बाद अगर चीन की बात है तो चीन के वजीर खारजा तो 2-3 दिन के बाद पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। और मुझे ये बता दें यानी कि आलिया कोशिश तो आप लोगों ने भी की, खान साहब ने भी की, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे खान साहब ने बोला कि जी मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहे, तो इनको भी ये कोशिश करने दें। बीनेश
जी जी। देखिए मेरी एक बात सुन लेना, मैं तो पाकिस्तानी अवाम की और कश्मीरी अवाम की बात कर रही हूँ। मेरी हमदर्दियां तो पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम के साथ हो सकती है ना। और मैं ये समझती हूँ कि जो वजीर खारजा है मुल्क का, उसे पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम की आवाज सुननी चाहिए, ना कि उसके दिल के अंदर जो भी समाएगी वो मुंह उठाकर चला जाएगा। कभी वो यहाँ पर ये कहेगा कि जी मुल्क का जो है वजीर खजाना आकर कहेगा कि जी हमें टर्म्स एंड टाइज, क्योंकि हमें आलू और टमाटर सस्ते चाहिए तो हमें इंडिया के साथ ट्रेड टाइज करने चाहिए। आपने देखा है कि इंडिया के अंदर उनके वेलकम को किस तरह से किया गया, वो भी आप दिखा दें। उससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर कैसा होगा? बात एक ही है। लेकिन मेरी एक बात सुने, अब तक किसी मुल्क का दौरा, एक सेकेंड ना जी, उन्होंने किसी मुल्क का दौरा आज तक तो छोड़ा ही नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पैसे के ऊपर वो इंटर्नशिप करा रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम पूरी दुनिया के ट्रिप्स उन्हें लगा रहे हैं, कभी एक जहाज में कभी दूसरे जहाज में, और फिर वो कहते हैं जी मैं अपने पैसों पर जाता हूं, जबकि जहाज तो पाक फिजाइया का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद उनके जाने ना जाने से पाकिस्तानियों के लिए क्या बेहतरी होती है? उन्होंने 1000 दौरे कर लिए अमेरिका से। $1 पाकिस्तान के और अमेरिका के ट्रेड के दरमियान जो है कोई भी पेशरफ्त हुई हो, या आज तक अमेरिका के मिलते तरले ये लोग कर रहे हैं कि IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करा दे, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहे हैं। उल्टा यहाँ पर इनकी सूरत हाल करा दे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, आर्मी स्टाफ को मिलते डायरेक्ट रब्ते अमेरिका के साथ आप करा दे, आप इस हुकूमत पर एहसान कर दे जी। आप देखिए मेरी एक मिनट बड़ी अच्छी तरह से इस बात को खान साहब बता चुके हैं। मेरे ख्याल में आपको वही बात करनी चाहिए थी। राब्तों की बात यहाँ नहीं हो रही है, जो मैं बात कर रही हूँ ना, पहले मुझे उसको कंप्लीट करने दें। क्योंकि जिन मुल्कों के हमने नाम भी नहीं सुने होते ना, वहां भी इंटर्नशिप करने माशाल्लाह से हमारे मुंशी वजीर खारजा पहुंचे होते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस अवाम के एक एक पैसे की इस वक्त जब इस अशराफिया को हिफाजत करनी चाहिए ना, तो वो अशराफिया इन फजूल के गैर जरूरी दौरों के अंदर हमारे लोगों को उलझा रहे हैं। वजीर खारजा, मैं सवाल करना चाहती हूँ ना, मुझे ये बताएं, यहाँ पर ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पर इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है, कोई आपने वजीर खारजा के मुंह से उसका नाम भी सुना है कि डी डॉलराइजेशन के कैंप को हमें ज्वाइन करना चाहिए? हमारे मुल्क में $1 की किल्लत हो रही है। उन्होंने एक लास्ट बात करके आप फिर जवाब ले लीजिएगा। कभी आपने उनके मुंह से ये सुना है? वो आते हैं, या तो वो करारदादे पेश करने आते हैं, या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की करारदादे पेश करने आते हैं, या वो अदलिया के ऊपर अटैक करने आते हैं, या वो जहाज पे माशाल्लाह सवार रहते हैं। बाकी तो मुल्क को के लिए कुछ करना नहीं। मुझे मसला पता चल गया। ठीक है ब्रिगेड साहब, क्या बिलावल भुट्टो को या पाकिस्तान की नहीं है ना, जो जिसका काम है उससे वो करना चाहिए। ये तो एक नहीं, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती है, जो जिसका काम है उससे वो करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लें जी ब्रिगेड साहब। देखें बात ये है कि ये एक SCO की मीटिंग है गोवा के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की, इसलिए कि पाकिस्तान ने, बाकी चीजें मैं अभी बताऊंगा क्या क्लियर क्यों है, ये पाकिस्तान ये वांटेड टू शो कि हमारी कमिटमेंट के SCO के चार्टर को भी बिलीव इन इट, देन वी वांट, हम इस रीजन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें 8 मेंबर रशिया चाइना के साथ, देयर इज गोइंग टू बी गुड इंटरेक्शन। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर को इंडिया से मिल रहे हैं। कोई हमने क्लियर कर दिया कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इंडियंस, ये बड़ी क्लियर बातें हैं। द ओनली थिंग इज अटेंडिंग द मीटिंग, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ताकि एजेंडा फॉर्मलाइज हो रहा है। अगले जो जुलाई में होनी है प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट से मिलना है SCO के, अगर ये ना जाते तो वहां दे वुड नॉट हैव बीन कॉल्ड, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता, इसलिए ये गए हैं वहां पर। अदरवाइज मैं भी टोटली अगेंस्ट कि इंडिया से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, और हम ना इंटरेक्शन करें टिल द टाइम जो उन्होंने एब्रोगेट किया 370-35 उसको दोबारा वापस नहीं करते हैं। पाकिस्तान विल नॉट नेगोशिएट विद देम, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंडियन के साथ हमारी इंटरेक्शन है, इट इज SCO। हम आइसोलेट नहीं होना चाहिए था, इसलिए गए हैं मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर। और इसके बाद ये एजेंडा जो बनेगा ये हेड ऑफ स्टेट्स का बन रहा है जुलाई के लिए। ना जाते आपको वहां भी ना बुलाए तो राष्ट्र इंडिया यही चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे, तो कहीं ना कहीं फॉरेन ऑफिस विल हैव टू कम एंड प्ले द रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस SCO इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ईरान भी अब शामिल हो गया है, आई एम श्योर कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई होगी, फिर आपके और इसमें ऑब्जर्वर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे इंटरेक्शन हुआ होगा। बट इंडिया तो बहुत इसको क्रिटिसाइज करे कि जी बिलावल भुट्टो ने ये नरेंद्र मोदी के बारे में बात की थी कि द बुचर ऑफ गुजरात एंड ही शुड हैव वेलकम टुडे आई वाज इंडियन प्रोग्राम, दे वर शाउटिंग लाइक एनीथिंग despite the fact he is gone, and now they have really surprised by how Pakistan is coming, because we wanted to offset India.
अगर आप डिप्लोमेसी में पीछे रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो फिर हम आहिस्ता 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 जो ये फोरम में से निकलते जाएंगे, जो हमारा एम नहीं है, जो इंडिया चाहता है। इसीलिए देवर आई थिंक फीलिंग है पाकिस्तान ना फिर हेड ऑफ स्टेट में भी ना इन्वाइट करें। तो इसको हमें इस कॉन्टेक्स्ट पे समझना है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इन इंडिया से बायलैटरल, और नहीं कर रहे ना करेंगे जब तक इंडिया कश्मीर के ऊपर पॉजिटिव स्टेप नहीं लेता। ठीक है आलिया हमजा साहिबा, आपको जवाब मिल गया कि ये आज की जो मीटिंग थी, एक दिन का जो बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा था, वो क्यों जरूरी था? अगर आप इसको बिलावल भुट्टो जरदारी के बजाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दौरे को देखेंगी तो शायद आपको बेहतर तरीके से चीज समझ आ जाए। जी आलिया। असल में मसला ये कि मैं खुद हुकूमत का हिस्सा रही हूँ और मैं इन बातों को इतना ही समझती हूँ कि वहाँ पर बिलावल जरदारी साहब उठते हैं और बिलावल जरदारी साहब उठकर ये कहते हैं कि अभिनंदन के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की है, जो ICJ ने कहा हुआ था, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो कश्मीर के खून के ऊपर सौदा कर दिया है, उसको ये क्या कहें? उसके बाद जब वो उठते हैं और वहां पर ये कहते हैं, आपको याद है कि सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट इशू हुई थी कि कॉमर्स जो है वहां से मेडिसिन लेने को तैयार है, तो उसके ऊपर कितना वावेला, और मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल लेना था तो कितना वावेला उठा था। उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या होना था? उस वक्त कोई पाकिस्तानी मफाद की बात नहीं हम कर रहे थे, या हम किस चीज की बात कर रहे थे? और जहां तक इंपॉर्टेंस ऑफ द रशिया है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि वही पाकिस्तान जो, मतलब अगर मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखूं तो आज इंडिया इस वक्त रशिया से तेल लेकर इंपोर्ट करके वहां से एक्सपोर्ट करने वाला, उसको रिफाइन करके सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की आशीर्वाद लेकर रशिया से अभी तेल लेगा, जिसका अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की का शिकार हो चुकी है। हम किस तरह की बातें करते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए? अवाम इतनी ना इल इन्फॉर्म्ड है। और यही तो आलिया मेरा सवाल है, आप किस तरह की बातें करते हैं आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आप किस तरह की बातें करते हैं? मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, क्योंकि विजन ऑफ इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता था। अच्छा, शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ये नहीं हो सकता था कि ठीक है एक सेकंड फिर वो इकट्ठी बात का जवाब दे दे। विजन ऑफ इमरान खान का मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता था कि इमरान खान जब कहता था कि जी सऊदी और ईरान के अंदर हम दोस्ती कराएंगे, आज वही चाइना करा चुका है। जब इमरान खान ये कहता था डी डॉलराइजेशन के ऊपर बात करेंगे, एक करेंसी होगी, हम उनको ज्वाइन करेंगे, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मैंने इस हुकूमत में, इस वजीर खारजा को इस पे बात करते नहीं देखा। जबकि आप ब्राजील के अंदर देखें, ब्राजील में इस वक्त चाइना की करेंसी के रिजर्व ज्यादा है रादर देन डॉलर। हम जिन चीजों पर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे वजीर खारजा को बात करनी चाहिए, जब आप ये बात करती हैं, फॉरगेट अबाउट इट्स बिलावल जरदारी, इट्स XYZ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका विजन इतना ब्रॉडर। या वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुझे ज्वाइन किया हुआ शैला रजा साहिबा ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, एंड आलिया हमजा साहिबा ने। सबसे पहले तो ये कि भाई PTI ये समझती है कि बिलावल भुट्टो को नहीं जाना चाहिए था भारत, और दूसरी चीज ये कि PTI ये समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की परफॉर्मेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए। पहली बात यह है कि PTI हस्बे मामूल इस मौजू पर भी दो राय रखती है जी। और पहले ये बता दें कि फवाद चौधरी सही कह रहे हैं, वो उनसे मुत्तफिक हैं या शाह महमूद कुरैशी से मुत्तफिक हैं, दोनों में से कोई एक बात बता दें। क्योंकि फवाद चौधरी जो है उनका हिसाब में नहीं जाना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी के हिसाब से जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि PTI जरा एक पेज पे तो आ जाए, या हमेशा दोगली पॉलिसी ही रखेगी हर मामले पे। हम ये समझते हैं कि ये जो है इजलास हो रहा है और इसमें जो है सिर्फ एक भारत ही नहीं है, हमारे और मसाइल हैं, हमारे डिफरेंट कंट्रीज हैं, हमें उनसे मुख्तलिफ इशूज पे बात करनी है। सिर्फ भारत ही नहीं है इस वक्त मसला, हम ये समझते हैं कि भारत के साथ जो हमारे इश्यूज हैं वो इस तरह की मीटिंग्स में नहीं रिजॉल्व हो सकते। उनके यहाँ भी अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके यहाँ का भी अपना स्टांस है, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं हमें उनके साथ बैठना है। अगर यही मीटिंग किसी और कंट्री में होती, जब भी
जो मुलाकात होती इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल हैं उस पर भी ऐसे ही होती। अभी मैं नहीं समझती कि हम दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उसमें किसी चीज पे कोई बर्फ पिघलेगी, क्योंकि ये 11 साढ़े 11 साल के बाद पाकिस्तान से वजीर खारजा जा रहे हैं और उसमें यकीनन के बीच में बहुत बड़े बड़े मसले, एक तो पुलवामा के हिसाब से उनको मसला है और हमें मसला है कि हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने जिस तरह कश्मीर को जो है अपने हाथ से जाने दिया और उसकी जो जब कौमी असेंबली में करारदाद दी थी उस वक्त जो इनका ढीलापन नजर आया था जिसमें इन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया था 370 का। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मामला जिस नहज पे पहुंच गए हैं और दरमियान में जो हमारे वजीर खारजा चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह से भारत को मुख्तलिफ इशूज पे ललकारा है, तो ये बर्फ तो भी नहीं पिघलने वाली, लेकिन ये पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी में है और इसको देखते हुए कि हमें अपने इश्यूज हैं जो बहुत ज्यादा हैं, जिसमें से जो माशी इशू है जो थोप के गई है हम पे पीटीआई, उसको हमें देखना है कि हमें उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, किस तरह से आगे लेके चलना है। तो मैं समझती हूँ कि ये दौरा अच्छा है मुख्तलिफ ममालिक से, एक भारत ही तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारी ट्रेड में अगर कोई आगे पीछे चीजें नुमायां होती हैं कि एक पड़ोसी मुल्क से जिसके मसाइल और हमारे मसाइल में बहुत मुश्किलात है बर्फ पिघलने में, लेकिन अगर ट्रेड जो है वो बेटर एक वे में जा सकती है तो इट्स गुड। वेल, आपका भी यही एनालिसिस है और ब्रिगेडियर साहब का भी रफली यही एनालिसिस था कि इससे बर्फ तो शायद ना पिघले, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ वो कहते हैं ना आई बॉल तो रोल्स होंगे, कुछ जाहिर सी बात है बिलावल के हवाले से हेडलाइंस तो बिल्कुल वहां पे छपेंगे। बस एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आपने बिल्कुल मुझे एंड पे ज्वाइन किया है। बिलावल साहब ने जाने से पहले बहुत से सियासतदानों को फोन किया था, एक फोन पीटीआई से भी किसी को कर लेते, मतलब ठीक है खान साहब को नहीं करना था तो जो डेलीगेशन जो मुज़ाकरात के लिए था कर लेते, शायद इसीलिए पीटीआई को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पीटीआई को तो प्रॉब्लम हर चीज से, और अगर पीटीआई को प्रॉब्लम ना हो तो इमरान साहब को हो जाती है, टांग में सोजिश हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो पीटीआई के पूरे दिमाग में सोजिश है इस वक्त कि दुनिया के कामयाब तरीन का उमर वजीर खारजा इस वक्त जा रहा है और उनको नहीं समझ आता कुछ भी, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ये असेंबली में होते तो बिल्कुल इनसे राय ली जाती। बिलावल भुट्टो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा और बीबी का बेटा है शहीद का, और जब तक हम जाते हैं किसी बात कोई करते हैं या अपने मुल्क में भी अगर कोई छोटा मामला होता है तो जब तक हम एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है कंसेंसस नहीं डेवलप करते वो हम नहीं जाते हैं और इससे सबसे राय लेके बड़े अरसे इस पे बात करके जाना हुआ है। और मुझे मौक़िफ़ मिल गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज दिन के इख्तिताम तक भारत के हवाले से कोई अच्छी खबर है। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मंडे को मुलाकात करें।